हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के साथ साथ हाइप भी दे ही देना, क्योंकि आजकल मेरा रीच बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो कम से कम हाइप आप दोगे तो मेरा वीडियो दूसरे लोगों के पास भी पहुँचेगा। प्लीज़ अपनी दीदी के लिए कर देना प्लीज़। अगर जिसे नहीं आता हो ना करना तो देखना, कमेंट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको किनारे पे 2 बटन दिखेंगे, स्लाइड करना, उसमें आपको हाइप का बटन दिखेगा और उसे आप क्लिक करना, हाइप हो जाएगा। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा कर देना अपनी दीदी के लिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी ज़्यादा नए-नए कहानी लाऊँगी। तो प्लीज़ कर देना। तो चलो अब इधर-उधर की बातें ना करते हुए, ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा कहानी की स्टार्टिंग कर ये कहानी मॉडर्न प्लस हिस्टोरिकल होने वाला है, यानी कि इसमें मॉडर्न के साथ साथ हिस्टोरिकल का भी टच होगा। जैसे मॉडर्न कपड़े पहनेंगे बट हिस्टोरिकल क्लैन होगा, और साथ ही यहाँ इंसानों के पास कल्टीवेशन की पावर होगी। और हाँ, ये ओमेगा वर्स है, यानी कि इसमें ओमेगा, बीटा और अल्फा टर्म मिल सकते हैं। यहाँ अल्फा सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और अल्फा में भी 4-5 कैटेगरी है। नॉर्मल अल्फा, उससे ज़्यादा पावरफुल रियल अल्फा, डोमिनेटिंग अल्फा, और सबसे ज़्यादा रेयर होता है इग्मा अल्फा। वो अल्फा सभी पे राज करता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, और उसका फेरोमोन सभी को कंट्रोल में कर सकता है। और वही एक बीटा, एक बीटा नॉर्मल पर्सन होता है, उनके अंदर ऐसी कोई फेरोमोन की पावर नहीं होती, बट हाँ वो नॉर्मल इंसान जैसे होते हैं। वो ताकतवर भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। वही इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे वीक होता है, या कहूँ तो माना जाता है, ओमेगाओं को। वो सब ओमेगाओं को एक बच्चा देने वाली मशीन के अलावा कुछ नहीं समझते हैं। सिर्फ घर में रहकर अपने अल्फाओं का सेवा करना और अपने अल्फाओं के आगे पीछे घूमना, उनके बच्चे को कैरी करना, उनके वंश को आगे बढ़ाना, बस इतना ही है इस ओमेगा वर्स में ओमेगाओं की इज्जत। साथ में इस ओमेगा वर्स में ओमेगाओं को फ्रीडम ही नहीं है, ना ही युद्ध में शामिल होने की, ना ही तलवार उठाने की, ना ही तलवार की प्रैक्टिस करने की। यहाँ तक कि उन्हें घर से निकलने पर भी अपने फेस को ढकना पड़ता है। शादी के बाद तो वो अपने फेस को घूंघट में ही रखते हैं, जैसे हमारे इंडिया में, या कहूँ तो पुराने टाइम में ये कल्चर हुआ करता था कि अपने से बड़े के सामने घूंघट करो, अपने पति के सामने घूंघट करो। और ऐसा ही इस जगह पे भी होता है। ये मॉडर्न वर्ल्ड में आ गया है, फिर भी हर यहाँ के ओमेगाओं को घूंघट करना ही पड़ता है। और इसी प्रथा को हमारा विंग सबसे ज़्यादा हेट करता है। विंग जो अभी अभी 18 साल का हुआ है, उसके लिए अब लड़का देखना स्टार्ट कर दिया गया है। विंग को शादी नहीं करना है, बट ये सब है कि उसके बाद को मानते ही नहीं है। और हाँ, यहाँ पर विंग कोई जैंग फैमिली का सदस्य नहीं है, ओके। यहाँ जैंग फैमिली और वी फैमिली अलग अलग है। विंग एक बहुत बड़े क्लैन का राजकुमार है, एक ओमेगा राजकुमार। हाँ, ये मॉडर्न वर्ल्ड है, बट यहाँ पर मैंने बोला ना कि हिस्टोरिकल भी आएगा, तो यहाँ राजकुमार, राजकुमारी ऐसे टर्म्स मिलेंगे। और हाँ, एक बात बता दूं, यहाँ ओमेगाओं के बाल लंबे होते हैं। अल्फा अपनी मर्जी के हिसाब से अपने बालों को लंबे कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। अल्फा जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकते हैं, जैसे कि वो मॉडर्न वर्ल्ड के कपड़े भी पहन सकते हैं, हिस्टोरिकल वर्ल्ड के भी कपड़े पहन सकते हैं। बट ओमेगाओं का ऐसा नहीं है। ओमेगाओं को शादी के पहले मॉडर्न वर्ल्ड के कपड़े पहनना कम मतलब नॉर्मल है, वो पहन सकता है, नहीं भी पहन सकता है। बट शादी के बाद उसे हिस्टोरिकल वर्ल्ड के ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, और साथ में उसे अपने फेस को भी एक मास्क से कवर करना पड़ेगा। सिर्फ अपने अल्फा के सामने ही वो दिखा सकता है। ये यहाँ का नियम है ओमेगाओं के लिए। यहाँ पर बहुत सारे नियम है, और इसी से तो विंग बहुत ज़्यादा हेट करता है। और इसी कारण वो शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि शादी के बाद उसका पूरा फ्रीडम चला जाएगा। हाँ, वैसे तो बचपन से उसके पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, बट कम से कम है तो दूसरे ओमेगाओं के मुकाबले,
क्योंकि हमारा विंग एक राजकुमार है। ऐसा नहीं है कि राजकुमार के पास फ्रीडम होता है, बस विंग की फैमिली विंग से इतना प्यार करती है कि उन्होंने कभी भी विंग को एक ओमेगा की तरह ट्रीट किया ही नहीं। बट हाँ, वो विंग को मर्यादा में भी रहना सिखाते हैं। घर से बाहर वो विंग को ज्यादा निकलने नहीं देते, या कहूँ तो निकलने ही नहीं देते। अगर निकलता भी है तो विंग को अपने फेस में मास्क लगाना पड़ता है। इसीलिए क्लैन के बाहर तो विंग का फेस किसी ने नहीं देखा, और क्लैन के अंदर तो विंग बहुत ज्यादा मस्तीखोर है। इधर उधर उछलता कूदता रहता है। विंग की मदर नहीं है, विंग के सिर्फ बाबा है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स है, यानी कि उनके ग्रैंड पा है, ग्रैंड मदर है, और हाँ, विंग की सौतेली माँ है। बट वो विंग से बहुत प्यार करती है। हर सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती, कोई कोई बहुत प्यारी भी होती है, और ये भी बहुत प्यारी है। वो विंग को बहुत प्यार करती है। बट हाँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहती है, क्योंकि विंग एक ओमेगा है, और ओमेगा का इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कैसा मतलब इमेज है वो तो सभी जानते हैं। और विंग थोड़ा रिबेलियन टाइप का भी है, मतलब कि वो लड़ना झगड़ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसे अपने हक के लिए लड़ना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए तो कई बार उसकी झगड़ा अपने छोटे भाई से भी हो जाया करता है, क्योंकि उसका छोटा भाई अपने फादर के नक्शे कदम पे चलता है। उसका फादर हमेशा ही उसे बोलता है कि अपने बड़े काका विंग का अच्छे से ख्याल रखना, कभी भी उसे छोड़ना नहीं अकेले, और साथ ही उसे ऐसी गलती करने मत देना जिससे क्लैन को और उसके इज्जत पे दावा मतलब बात आ जाए। और यही बात सोचकर विंग का छोटा भाई विंग का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखता है, या कहूँ तो उस पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। वो विंग से छोटा है, बट विंग का बड़ा भाई जैसे उसका मतलब देखभाल करता है। विंग इसी से बहुत चिढ़ता है। अरे यार, छोटा है तो छोटे जैसा रहेगा, उसके ऊपर रौब क्यों जमाता है। बट क्या करे, एक ओमेगा को बचा कर भी तो रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ दरिंदे बहुत है। ओमेगाओं को वो सिर्फ खेल का सामान मानते हैं, सिर्फ बिस्तर में ले जाकर उनके साथ खेलने में ही उनको मजा आता है। उसके अलावा तो वो ओमेगाओं को कुछ भी नहीं मानते। इसीलिए थोड़ा सा डर कर, थोड़ा सा सहम कर वो विंग को फ्रीडम देते हैं, विंग को खुशियाँ देते हैं। बट विंग को ये अच्छा नहीं लगता कि उसे बहुत डर डर कर रहना पड़े। विंग को फ्री रहना है। विंग सबको बताना चाहता है कि ओमेगा वीक नहीं होते हैं, जैसा दुनिया वाले मानते हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो नहीं, सभी ओमेगा वीक नहीं होते। ओमेगा कितने पावरफुल होते हैं। ओमेगा एक जान को अपने अंदर रखते हैं, एक नई जान को वो इस दुनिया में लाते हैं, इस दुनिया की पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। वो कितना दर्द सहते हैं। बट ये अल्फा उसे कुछ भी नहीं मांगते। एक अल्फा को जो किसी से नहीं संभलता, उस अल्फा को ओमेगा अपने प्यार से संभालती है। कितना बड़ा काम करती है वो। फिर भी ये अल्फा उसे तुच्छ मानते हैं। विंग बताना चाहता है कि ओमेगा बहुत कमज़ोर नहीं होते हैं, ना ही कमज़ोर होते हैं। वो बताना चाहता है कि ओमेगा दिल से भी, दिमाग से भी, शरीर से भी स्ट्रांग होता है। बट कोई उसे बताने का मौका ही नहीं देता, या कोई उसे समझता ही नहीं। इसीलिए विंग ने आज तो सोच ही लिया है कि वो युद्ध भूमि पे जाकर ही रहेगा। विंग सबको दिखा कर ही रहेगा कि एक ओमेगा वीक नहीं होता है। वो चाहता है कि वो इन सभी अल्फाओं का लीडर बने। बट कैसे, वो ऐसा कैसे करेगा, क्योंकि कोई भी अल्फा उसका लीडर बन मतलब कोई भी अल्फा उसे अपना लीडर क्यों बनाएगा। और यहाँ तो अल्फाओं का लीडर बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा ही कड़ी मुकाबला होता है, और इस मुकाबले में सिर्फ अल्फा और बीटा ही भाग ले सकते हैं। ओमेगा को तो चांस ही नहीं मिलता है। इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो सोच चुका था कि इस बार के युद्ध में तो मतलब इस बार के कंपटीशन में तो वो जाकर ही रहेगा। वो भले ही एक सेनापति ना बन पाए, भले ही उनका लीडर ना बन पाए, बट वो उनको साबित तो करे कि ओमेगा कमजोर नहीं होते हैं। इसीलिए विंग ने सोच लिया है कि इस बार वो जाएगा और सबको साबित करके रहेगा। बट कैसे, यहाँ उसकी फैमिली उसके ऊपर इतनी कड़ी नजर रखती है, वो कैसे करेगा।
यही सोचकर वो परेशान होकर बैठा हुआ था। तभी उसका भाई उसके पास आता है और कहता है, गग्गा क्या हुआ आपको? आपने मुंह क्यों बनाया हुआ है? ये सुनकर विंग उसे देखता है और अचानक ही वो ड्रामा करने स्टार्ट कर देता है और कहता है, मुझे नहीं खाना खाना, बता दो बाबा को, मैं नहीं खाना चाहता। ये बोलकर वो नौटंकी कर रहा था। ये देखकर वी फेंग कहता है, गगा मुझे एक बात बताओ, आपको हुआ क्या है? फिर से आपको क्या चाहिए? ये सुनकर वी उसे घूरता है और कहता है, तुम हमेशा मुझे इस तरीके से क्यों देखते हो और इस तरीके से क्यों बोलते हो कि मैं हमेशा ड्रामा करता हूँ? ये सुनकर वी फेंग अपना सर हिलाता है। ये देखकर विंग अपनी आंखों को नैरो कर लेता है और फिर से वो मुंह बना के बैठ जाता है और कहता है, ठीक है, जाओ, मैं ड्रामा करता हूँ ना, तो बता दो मैं ड्रामा कर रहा हूँ फिर से। मैं मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। ये बोलकर वो उठ जाता है। वी फेंग उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो? नहीं जाना आपको कहीं पर भी। ये सुनकर विंग कहता है, मरने जा रहा हूँ। क्यों, कोई तकलीफ है? ये सुनकर वी फैन कहता है, गगा ओके ओके बताओ, मैं आपकी कुछ प्रॉब्लम को हल कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग तो एक ईविल सा स्माइल देता है। वी फैंग तो विंग को घूरता है। अब क्या चल रहा है इनके दिमाग में? यही वाला कौन मतलब यही वाले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि विंग जब भी ऐसा स्माइल करता है उसे पता है कि विंग कुछ न कुछ उटपटांग तो उससे बोलने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, जब भी विंग को बाहर घूमना होता है, अकेले जाना होता है, तब वो वी फैंग को मनाता है ताकि वी फैंग फैमिली को संभाल सके और विंग बाहर घूम के आ सके। वैसे तो वी फैंग भी अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बट विंग का मासूम वो फेस देखकर वो भी पिघल जाता है। और विंग जो ड्रामा करता है उससे क्या करे, बेचारे को मानना ही पड़ता है। वी फैंग अपने भाई से इतना प्यार करता है, वो उसे रोते हुए देख ही नहीं सकता। इसीलिए वो कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे ऐसे मत देखो, बताओ मुझे क्या करना है। बट हाँ, मैं बता देता हूँ, आप आप बाहर नहीं जाओगी क्योंकि कल आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये सुनकर विंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या क्या बकवास कर रहे हो? ये सुनकर वी फैंग कहता है, हाँ गगा, कल आपको लड़के देखने आने वाले हैं, अब भूल गए क्या? आज ही तो ग्रैंडपा ने बोला था कि उनके दोस्त आने वाले हैं अपने ग्रैंड चाइल्ड का रिश्ता लेकर आपके लिए। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे नहीं करना शादी वादी। ग्रैंडपा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ, मुझे नहीं करना शादी, बता दो उन्हें, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा घर से। ये सुनकर वी फैंग कहता है, गगा ऐसी बातें मत करो, वो कितने अच्छे फैमिली से हैं। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छे फैमिली से तो क्या हुआ, कितने ज़्यादा रूल है, शादी के बाद तो मुझे मुझे रूम में बंद करके रखा जाएगा, नहीं मैं नहीं रह सकता। वी फैंग, यहाँ मैं कितने फ्रीली घूमता हूँ, बट वहाँ मुझे घूंघट में रहना पड़ेगा, नहीं मुझे नहीं करनी शादी वादी। ये सुनकर वी फैंग कहता है, बट गा आपको तो शादी करनी पड़ेगी ना, आप ओमेगा हो। ये सुनकर विंग कहता है, तो क्या हुआ? ये सुनकर विंग फैंग थोड़ा सा डर गया था क्योंकि विंग थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। वी फैंग कहता है, गगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वीक हो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप ओमेगा हो, तो ओमेगाओं को तो शादी करनी पड़ती है ना। ये सुनकर विंग उसे घूरते हुए कहता है, क्या मतलब है ओमेगा शादी के बिना कुछ नहीं कर सकते? मैं ओमेगा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ अल्फ़ा से शादी करने के लिए बनी है और उनके बच्चे पालने के लिए बने हैं। मैं भी अपने आप को कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं वीक हूँ। ये सुनकर वी फैंग कहता है, गगम मैं वो, बट विंग तो गुस्से में आ गया था। वो कहता है, तुम मेरे भाई हो, मुझे समझना चाहिए तुम्हें, बट तुम हो कि दूसरे लोगों के जैसा मुझे। हाँ, वी फैंग, अब मुझे कुछ भी बात नहीं करना, जाओ निकलो यहाँ से। ये सुनकर वी फैंग विंग को मनाने का ट्राई करता है, बट विंग तो अभी गुस्से में आ गया था क्योंकि वो इसी बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि सभी ओमेगाओं को अल्फा वीक समझते हैं, लोग वीक समझते हैं। विंग को ये बात बहुत गुस्सा दिलाती है, इसीलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वी फैंग को निकाल रहा है ताकि वो वी फैंग को हर्ट ना कर दे, क्योंकि विंग का भी गुस्सा बहुत ज़्यादा है क्योंकि विंग बचपन से ही लाड प्यार से पला बढ़ा है और ऐसे में ना उसे बहुत प्यार मिला है। उसे कभी ये महसूस होने ही नहीं दिया गया कि वो वीक है। और साथ ही उसके बाबा उसे ना अपनी युद्ध कला भी सिखाते। वो
लोगों को ये नहीं दिखाते कि विंग को वो युद्ध कला सिखाते, बट हाँ, चुपके चुपके से वो जानते हैं कि विंग उनकी कला सीखता आया है। क्योंकि जब भी वो अपने स्टूडेंट को, मतलब होते हैं ना क्लैन में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन्हें युद्ध कला सीखना होता है तो कोई सिखाने वाला होता है। तो वो जब भी युद्ध कला सिखाते थे छोटे छोटे बच्चों को या फिर बड़े बड़े स्टूडेंट को, और साथ ही हमारे वी फैंग को जब भी सिखाते थे, तो विंग चुपके चुपके से वो कला अपने दिमाग में बैठाता रहता था और अपने रूम में आकर वो कला को इस्तेमाल भी करता था। ये बात विंग के फादर बहुत अच्छे से जानते हैं, बट उन्होंने कभी भी इस बात को बाहर आने नहीं दिया, क्योंकि लोगों का थिंकिंग ही कुछ ऐसा है कि ओमेगाओ को युद्ध कला नहीं सिखाना है। और अगर ये बात उसके फादर यानी कि विंग के ग्रैंडफादर के पास पहुंचती, तो वो भी थोड़े रूढ़िवादी परंपराओं के हैं, मतलब ओमेगाओं को सच में पर्दे में ही रहना चाहिए ऐसे वाले परंपराओं के हैं। तो वो विंग को जो अभी फ्रीडम दे रहे हैं ना घूम फिरने की, वो उसे भी छोड़ देते, मतलब उसे भी घर पे बंद कर देते। इसीलिए उसके फादर ने कभी भी ये बात किसी को नहीं बताई कि विंग चुपके चुपके से युद्ध कला सीखता है। बट हाँ, कभी न कभी उन्होंने विंग को ये हिंट दिया है कि बच बुचा के रहना। विंग ये समझता तो नहीं था, बट फिर भी उसके दिमाग में ये बात रहती थी कि उसे जो भी करना है छुप छुप आकर ही करना है, अच्छे से करना है। इसीलिए वो जब भी युद्ध कला देखता था या फिर अपने रूम में प्रैक्टिस करता था, तो बहुत अच्छे से अपने रूम को कवर कर देता था ताकि बाहर वालों को वो अंदर क्या कर रहा है वो पता ही ना चले। इसी मतलब ऐसे करते करते विंग बहुत अच्छा योद्धा बन गया था। और विंग का एक स्पेशल पावर भी था जो विंग को पता तो नहीं है, बट हाँ, उसे फील होता है कि वो नॉर्मल नहीं है। वो बहुत जल्दी ही सब कुछ सीख जाया करता है, बहुत जल्दी ही उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती। अगर उसने एक दो बार वो चीज़ देख ली, वो उसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है और विंग बहुत अच्छे से वो परफॉर्म भी कर पाता है। उसको परफॉर्म करते टाइम एक अलग ही एनर्जी अपने अंदर फील होती है, एक अलग सी खुशी अपने अंदर फील होती कि वो कमज़ोर नहीं है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और इसी चक्कर में और भी ज़्यादा करते करते वो आज बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है। बट फिर भी उसे अपने पावर के बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि वो ज़्यादा लड़ाई करता ही नहीं, वो बस अपने ही रूम में अकेला अकेला लड़ाई करता रहता है, अकेला ही प्रैक्टिस करता है। वैसे में लोगों को ना लड़ने का कॉन्फिडेंट नहीं मिलता, वो कितना भी पावरफुल हो, अगर दूसरा अल्फा उससे लड़ाई करे या दूसरा इंसान उससे लड़ाई करे ना, थोड़ा सा हिचक जाते, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम तो अकेले में प्रैक्टिस करते थे, तो क्या पता हम उनसे ज़्यादा ना कर पाए, हम उनके बराबरी ना कर पाए। इसीलिए विंग चाहता है कि वो एक ना एक बार किसी पावरफुल अल्फा से लड़ाई करे, ताकि वो अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाए। अगर उसके अंदर अभी कमी हो, तो वो और भी अच्छे से ये निखारे, अपने प्रैक्टिस तो करे। बट अगर वो पावरफुल है भी, तो वो जानना चाहता है वो कितना पावरफुल है। क्या वो एक मतलब सेनापति को हरा सकता है? क्या वो एक लीडर को हरा सकता है जो सबके ऊपर राज करता है? विंग इसीलिए एक ना एक बार तो कॉम्पिटिशन में जाना चाहता है, बट कैसे वो यहाँ से कैसे निकले? और कल तो उसे लड़के देखने वाले हैं, आने वाले हैं। अगर उसकी शादी हो गई तो उसकी तो पूरी फ्रीडम ही चली जाएगी। और विंग एक रूम में बंद, उसकी जिंदगी एक रूम से एक किचन में, एक किचन से बस बेडरूम पे, बेडरूम से बेड पे, एक अल्फा के बाहों में, बस इतना ही रह जाएगा। ये विंग को बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए उसने ठान लिया है कि वो शादी नहीं करेगा, वो शादी से भाग जाएगा। लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो आने से पहले ही विंग भाग जाए तो कैसा होगा? बट अचानक ही विंग रुक जाता है। वो सोचता है, बट भागकर मैं जाऊंगा कहाँ? अरे यार, मैं ये तो सोच लिया कि भागूंगा, पर भाग के जाऊंगा कहाँ? मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है। ये बोलते हुए विंग पाउट बना लेता है और सीधा ही बेड पे बैठ जाता है, क्योंकि विंग का बाहर में कोई दोस्त ही नहीं है। असल में विंग को ज़्यादा बाहर निकलने नहीं दिया जाता, और अगर निकलता भी है तो अपने भाई के साथ और अपने गार्ड्स के साथ निकलता है, जिस वजह से विंग ज़्यादा इधर उधर घूम नहीं पाता। और कभी कभी अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, अपनी फैमिली के साथ अगर किसी क्लैन जाना हुआ,
तो वहाँ भी कई सारे ओमेगा रहते हैं भाई, वहाँ राजकुमारियाँ होती है, बट वहाँ के राजकुमारियों को भी राजकुमारों को भी बहुत सलीके से रहना सिखाया जाता है, ज़्यादा बातें नहीं करना सिखाया जाता है, जिस वजह से विंग के कोई दोस्त बनते ही नहीं है। और विंग को भी ना ऐसे कमज़ोर लोग पसंद नहीं आते हैं। विंग को चाहिए कोई स्ट्रॉन्ग, अपने दोस्तों में भी ना वो स्ट्रॉन्ग इंसान को ढूंढता है, जिसके साथ रह कर ना वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। ऐसा नहीं कि वीक के साथ रहकर विंग वीक बन जाए। विंग ऐसा नहीं सोचता, वो सोचता है कि वो स्ट्रॉन्ग इंसानों के साथ रहे और वो स्ट्रॉन्ग बनता जाए। क्या पता कोई उसका एक ऐसा दोस्त हो जिसके साथ विंग रहे और वो उसके साथ युद्ध करे, वो भी उतना ही पावरफुल हो, विंग भी उतना पावरफुल हो, फिर वो दोनों कंपटीशन करे। विंग को अगर कुछ ना आए तो वो इंसान उसे बताए कि कहाँ पर उसे करेक्ट करना है, बट कोई ऐसा उसे मिला नहीं, इसीलिए उसने कभी दोस्ती की नहीं। ऐसा भी नहीं है कि विंग के कोई दोस्त ही नहीं है, थे, बट उसके क्लैन में थे और वो भी छोटी छोटी फैमिली से थे। और छोटे छोटे फैमिली का क्या होता है, जैसे ही ओमेगाओ का पहला हीट आता है अचानक ही उसकी शादी कर दी जाती है, इसीलिए सभी की शादी हो चुकी है, सिर्फ विंग ही है जो 18 साल तक बचा हुआ है, बट अब उसके भी शादी करवाने पे तुले हुए हैं। अब विंग को शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद उसने देखा है जो इंसान बोलते हैं ना कि वो युद्ध करना चाहते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, वो ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी विंग के साथ रहकर युद्ध कला सीखना चाहते थे, वो भी अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते थे, बट छोटी फैमिली होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाते थे, वो लड़ नहीं पाते थे। और जब उनकी शादी हो गई फिर उनकी ज़िंदगी तो सिर्फ अपने अल्फ़ा पे, अपने बच्चों पे, अपने घर पे ही टिक गई और वो कभी उस घर से बाहर आ ही नहीं पाए। इसीलिए विंग चाहता है कि उसकी शादी ना हो। वो अपने अपने हिसाब से जीना चाहता है। वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है। बट अब वो क्या करे, उसके पेरेंट्स ने तो, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने तो उसकी शादी तय कर दी है और कल लड़के देखने वाले आने वाले हैं। विंग क्या करे, यही बात सोचते हुए बस वो इधर उधर घूमता है। अचानक ही उसे एक बात याद आती है, क्यों ना वो कंपटीशन में ही चला जाए। हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, बट विंग तो एक ओमेगा है, वो कैसे वहां जाएगा। विंग को पता है कि वहां किसी को भी एंट्री मिल जाता है, मतलब अल्फा और बीटा को किसी को भी एंट्री मिल जाता है, क्योंकि डीमन से लड़ने अगर कोई आना चाहता है तो वो क्यों ही मना करेंगे। और वैसे भी डीमन से लड़ाई करना आसान नहीं होता है, उसमें जान का भी खतरा रहता है। अगर कोई अपने जान को दांव पे लगाकर डीमन के साथ युद्ध करना चाहता है तो वो आसान बात नहीं है, उसके अंदर जिगरा है और ऐसे इंसानों का तो उन्हें तलाश है। अगर कोई आना चाहता है तो वो मना नहीं करते हैं, वो उन्हें अंदर एंट्री देते हैं, उनका खाना पीना रहना सब उनकी जिम्मेदारी होती है। बस जो युद्ध करने वाले होते हैं, जो उस युद्ध में भाग ले रहे हैं, उनको बस युद्ध सीखना है, अच्छा योद्धा बनना है, ताकि वो डीमंस को हरा सके। और वो कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने पूरा प्लानिंग किया होता है, वो खुद ही उन्हें शिक्षा देते हैं, एक अच्छा कल्टीवेटर बनाते हैं, ताकि वो डीमन से इजीली हार ना सके। और ऐसा नहीं है कि वहाँ बस सिर्फ एक ही क्लैन के सदस्य होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे क्लैन के सदस्य होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, छोटे छोटे क्लैन के भी लोग होते हैं, यहाँ तक कि जो गरीब लोग भी होते हैं वो भी उस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों का मानना है टैलेंट अमीरी गरीबी देखकर नहीं आता है, टैलेंट किसी के पास भी आ सकता है। और क्या पता कोई ऐसा योद्धा हो, इतना पावरफुल योद्धा हो जो गरीबी में पल रहा हो, अगर वो अपने टैलेंट को छुपाएगा तो इन लोगों को ही नुकसान होगा ना, क्योंकि वो डीमन से हार जाएंगे। अगर वो टैलेंट उसके पास रहेगा तो वो उस डीमन से भी जीत सकते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई भी इंसान हो, अगर वो चाहता है युद्ध करना तो वो आ सकता है, अगर उन्हें युद्ध नहीं आता तो वो सिखाएंगे। बस कल्टीवेशन वर्ल्ड को हमें डीमन से बचाना है, इनका ये मकसद होता है, इसीलिए वो किसी को भी एंट्री दे देते हैं। वहीं विंग विंग भी जाना चाहता था, बट एक ही बात है कि वो एक ओमेगा है और जिस वजह से वो जा नहीं पाता। बट अब
अब विंग ने सोच ही लिया है कि वो जाकर ही रहेगा, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता है, और अगर शादी से बचना है उसे, कहीं ना कहीं तो उसे भागना पड़ेगा ही। और विंग फालतू में क्यों भागे? अगर भागना ही है तो वो उस कंपटीशन के लिए भागे ना। अगर वो उस कंपटीशन में जाएगा तो वो वहाँ पर रहेगा, वहाँ युद्ध सीखेगा, और क्या पता किसी महान योद्धा को विंग हरा दे, और फिर वो सबको साबित कर दे कि वो ओमेगा होकर भी एक महान कल्टीवेटर को हरा चुका है। ये बात विंग जब सोचता है तो उसके मन में एक अलग सी खुशी पनप जाती है, और अब उसने अपने दिल में डिसाइड कर ही लिया, अपने मन में डिसाइड कर ही लिया कि अब वो उस युद्ध भूमि में जाएगा। बट अगर उसके बाबा ने उसे पकड़ लिया तो? क्योंकि वहां पर सभी क्लैन के क्लैन लीडर्स आते हैं, क्योंकि वो डीमन से पहले लड़ चुके रहते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी पावर के बारे में, अपने कल्टीवेशन के बारे में लोगों को जो न्यू रहते हैं उनको बताते हैं। अगर बाई चांस उसके फादर वहां आ गए और उनको विंग दिख गया, तब तो उसकी चटनी बन जाएगी। उसके फादर उसे कितना डांटेंगे। क्या विंग को जाना चाहिए? हाँ, विंग को जाना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, और विंग को इस एक बार की लाइफ में वहां जाना है। और विंग का ये मानना है शादी के बाद कोई लाइफ नहीं होती है, इसीलिए शादी के पहले ही जो करना है विंग को करना पड़ेगा। इसीलिए उसने ठान लिया, अगर उसे डांट मिलेगी तो वो बात की बात है, अभी तो उसे ये करना ही है। ये सोचकर वो अपना बोरिया बिस्तर बांध लेता है, मतलब कि अपने कपड़े वपड़े पैक कर लेता है। विंग कहता है, मम्मा, बाबा, छोटा भाई, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बट मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो शादी के बाद मैं रूम में बंद होके रह जाऊंगा, और मुझे किसी के बेड वार्मर नहीं बनना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर वो रात होने का इंतज़ार करता है, और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, विंग चुपके से अपने रूम का गेट ओपन करता है, धीरे धीरे से वो बाहर निकलता है, इधर उधर वो चोर नज़र से देखता है, और जैसे ही उसे लगता है कि रोड साफ है, वो चुपके चुपके से बाहर निकल जाता है। विंग वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। विंग की ग्रैंड माँ एक हीलर थी, इसीलिए विंग को भी पता है कि कैसे अपने ओमेगा फेरोमोन को छुपाया जा सकता है। इसीलिए तो विंग ने एक जड़ी बूटी ली और उसे अपने कपड़ों के अंदर डाल लिया, क्योंकि उस जड़ी बूटी के स्मेल से उसका फेरोमोन कंट्रोल में रहता है, या कहूँ तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो ओमेगा है या बीटा है। और ये चीज़ ना विंग ने चोरी चोरी चुपके चुपके से अपनी ग्रैंडमा के बुक से देखा था। उसने ऐसे ही मतलब ऐसे ही क्यूरियोसिटी में उसकी ग्रैंडमा का किताब खोला था। उसमें उसने बहुत कुछ पढ़ा था, कैसे अगर चोट लगता है तो उसे ठीक किया जाता है, कैसे दवा बनाई जाती है, कैसे बुखार में ट्रीट किया जाता है, कैसे अपने फेरोमोन को कंट्रोल में किया जाता है, कैसे ओमेगा जब हीट में आ जाते हैं तो संभाला जाता है, कैसे अल्फा हीट में मतलब रट में आ जाते हैं तो उन्हें संभाला जाता है। सब कुछ उस बुक में लिखा हुआ था। विंग तो क्यूरियस था, इसलिए वो पढ़ता जा रहा था, और अचानक ही उसकी नज़र एक एक लाइन में पड़ी थी, अगर किसी ओमेगा को अपने फेरोमोन को छुपाना हो तो वो कैसे कर सकता है और किस जड़ी बूटी से कर सकता है। पहले तो विंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, इसीलिए वो उस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ता है, बट जैसे ही उस लाइन को विंग ने पढ़ा, उसके मन में एक ईविल सा स्माइल आया था। वो उस टाइम सिर्फ 15 साल का था। 15 साल की उम्र में ही विंग ने उस किताब को पूरा पढ़ लिया था, और 15 साल की उम्र में ही वो चोरी चोरी चुपके चुपके से पीछे वाले पहाड़ पे गया था, और वहाँ उसने बहुत ही ज़्यादा उस फूल को ढूंढा था, मतलब कि उस औषधि को ढूंढा था। और वहाँ जैसे उसे मिला, उसने उसे रगड़ा, मतलब अपने हाथ में रगड़ा, और फिर उसे अपने शरीर पे हल्का सा मला और अपने कपड़ों के अंदर डाल लिया। उसके बाद तो सच में विंग का ओमेगा फेरोमोन किसी को महसूस ही नहीं हुआ। विंग पहले पहले डर रहा था कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, क्या ये काम करता भी है कि नहीं। इसीलिए वो चेक करने के लिए अपने उन दोस्तों के पास चला गया था। विंग उस टाइम से 15 साल का था, उसके दोस्तों की शादी भी नहीं हुई थी, इसीलिए विंग उछलते कूदते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा था। उसके दोस्त जब विंग को देखते हैं तो वो विंग से पूछने लग गए थे, विंग
तुम्हारा फेरोमोन हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा है? ये बोलकर वो विंग के आगे पीछे घूमने लग गए थे। विंग जब उनकी ये बात सुनता है तो वो बड़ा ही खुश हो गया था। वो कहता है, सच बोल रहे हो, मेरे फेरोमोन तुम्हें महसूस नहीं हो रहे हैं? ये सुनकर उसके सभी दोस्त कहते हैं, नहीं विंग, बताओ ना क्या हुआ है, तुम कहीं बीमार तो नहीं हो गए हो ना, तुम्हें हीलर के पास ले जाना चाहिए। ये सुनकर विंग कहते हैं, अरे नहीं, एक सीक्रेट है, मैंने कुछ अपने बॉडी में लगाया है, बताओ सच है ना, हल्का सा भी फेरोमोन महसूस नहीं हो रहा ना? ये सुनकर उसके सभी दोस्त अपना सर हाँ मिलाते और कहते नहीं हो रहा है, बट तुमने क्या किया है? विंग उन सभी को बताता है कि उसने एक औषधि लगाई है। सभी लोग खुश हो गए थे। विंग तो उन लोगों को भी प्रवोक करता है कि चलो ना, मैं तुम लोगों की बॉडी में भी लगाता हूँ, फिर हम सभी बिना मास्क के बाहर घूमने चलते हैं। ये सुनकर पहले तो वो सब लोग डर रहे थे, बट फिर वो लोग भी एक्साइटेड हो जाते क्योंकि वो लोग भी विंग के जैसे ही थे। विंग अपने जैसे ही लोगों को दोस्त बनाता था, तो उन लोग भी विंग के जैसे ही शरारती थे। और विंग के एक बार कहते ही उन लोगों ने अपनी बॉडी में वो औषधि लगाई और फिर वो लोग क्लैन से बाहर निकलते हैं। पहले पहले तो वो डर रहे थे। उन लोगों ने अपने फेस में मास्क नहीं लगाया था, तो उन लोगों को डर था कि कोई उन्हें पहचान न ले और डांट न दे। बट जब विंग उन लोगों को हिम्मत देता है कि कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि उनके फेस को उनकी फैमिली के अलावा किसी ने देखा ही कहाँ है जो पहचानेगा। अभी विंग और उनके सारे दोस्तों ने अपने मार्क्स को निकाल रखा था, जिस वजह से उन सभी को डर था कि कोई पहचान न ले। बट विंग उनको बताता है कि कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि उन लोग बचपन से अपने फेस में मास्क लगाते आए हैं, सिर्फ अपनी फैमिली के सामने ही वो निकालते हैं। तो ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि विंग और उनके दोस्त कैसे दिखते हैं, और इसीलिए विंग और उसके दोस्त सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। गार्ड्स विंग और उनके दोस्तों को देखता है, उनके बॉडी से कोई फेरोमोन नहीं आ रहा था, तो उन लोगों को लगता है कि ये लोग बीटा है, तो वो लोग बाहर निकलने देते, क्योंकि ओमेगा को ना क्लैन से निकलने नहीं दिया जाता है। क्लैन से सिर्फ वो अपने अल्फा के साथ ही निकल सकते हैं, और ये सिर्फ वी क्लैन का नहीं, सभी क्लैन की बातें हैं, क्योंकि वो अपने ओमेगा के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। विंग और उसके दोस्त जैसे ही क्लैन से बाहर निकलते वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। वो लोग तो उछल कूद करने लग गए थे। उस दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। बट वहीं विंग बहुत टाइम से घर से बाहर था, किसी को पता नहीं था। तो उसकी मदर, जो स्टेप मदर थी, उसने जांच पड़ताल की कि विंग कहाँ है, क्या कर रहा है। पहले तो उसने उनके दोस्तों के घर जाके पूछा, क्योंकि हाँ, भले ही वो राजकुमार है, बट सब जानते हैं कि विंग डाउन टू अर्थ है, वो सबके साथ खेलता रहता है। तो सबसे पहले तो उन लोगों के पास, मतलब उनके घर में जाकर पूछा गया कि विंग यहाँ आया है क्या। तो उनके घर वालों ने बताया कि विंग अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पे घूम रहा था। ये सुनकर वो सभी लोग पहाड़ी पे गए। पहाड़ी पे भी विंग नहीं था। ये देखकर उसकी स्टेप मदर घबरा गई थी कि विंग कहाँ चला है, कहाँ चला गया। फिर विंग का भाई अपनी मदर को समझाता है कि आप टेंशन मत लो, मैं जाकर देखता हूँ। फिर वो इधर उधर घूमता रहा। फिर अचानक ही उसे एक बच्चा दिखा जो विंग के साथ कभी कभार खेला करता था। और वो बच्चा है, बच्चे के सामने विंग थोड़ी सा मार्क्स लगाएगा, इसलिए विंग निकाल दिया करता था। विंग का फेस उस बच्चे ने देखा था, और इसीलिए उसने बता दिया कि विंग तो क्लैन के बाहर जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ। ये सुनकर विंग का छोटा भाई बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। क्लैन के बाहर वो बिना मार्क्स के कैसे गया वो, और गार्ड्स ने उन्हें रोका क्यों नहीं, एक ओमेगा को वहां से जाने ही क्यों दिया गया। यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। भले ही विंग का छोटा भाई उस टाइम 13 साल का था, बट उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, और साथ में वो बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदार इंसान था। इसीलिए उसने पहले तो विंग को ढूंढा, पहले उन्हें डांटा कि आप बाहर क्यों निकल गए थे, और आपके अंदर से हमें फेरोमोन क्यों महसूस नहीं हो रहा। ये सुनकर पहले विंग हल्का सा घबरा गया था कि वो अपने भाई को कैसे बताए, बट फिर उसने बातों को घुमा दिया। उसने अपने भाई को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, थोड़ा सा अपने बातों में फंसाया, अपने प्यार से उसे बातें की, और साथ ही उसे थोड़ा सा रोना धोना किया, जिसकी वजह से उसका भाई पिघल गया। और उसने बोला कि ठीक है, इस बार आपको छोड़ता हूँ, बट बाबा को पता चले उससे पहले ही आप चलो, मम्मा आपके लिए कितना परेशान है। ये सुनकर विंग कहता है, ओ ओके ओके, मैं चलता हूँ ना, पर डांटो मत।
तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे बहुत डांटते हो तुम। ये सुनकर उसका भाई कहता है, डांटूंगा ही ना, आप ऐसा काम ही करते हो। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और फिर वो अपने दोस्तों को बाय बोलकर वापस से अपने घर आ गया था। उस टाइम उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसने विंग को समझाया था कि विंग, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें लिमिट में रहना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारी बॉडी से मुझे कोई फेरोमोन क्यों नहीं महसूस हो रहे। ये बोलकर वो विंग को देखती है। विंग ने मास्क भी नहीं लगाया था। वो विंग को मास्क के लिए भी डांटती है कि तुमने अपने फेस को कवर क्यों नहीं किया। क्या होता अगर किसी अल्फा की नज़र तुम पे पड़ जाती तो। ये सुनकर विंग कहते हैं, मेरे फेरोमोन नहीं निकल रहे तो कोई मुझे पहचान भी नहीं पाया ना। ठीक है, इस बार के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो बहुत प्यार से उनसे बातें करता है। पहले तो उसकी मदर थोड़ा सा गुस्सा ही हुई थी क्योंकि वो विंग के लिए घबरा गई थी। बट जब विंग इतने प्यार से उन्हें माफ़ी मांग रहा था तो वो माफ़ कर देती और वो समझाती कि आइंदा ऐसा मत करना। विंग ने भी बिना बताए वहां से कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं की। अगर वो कहीं जाता भी था तो अपने भाई को और अपनी मदर को बताकर ही जाता था। उसकी मदर भी विंग को अपने भाई के साथ ही जाने को बोलती थी क्योंकि उसे विंग पे भरोसा नहीं था। एक बार तो उसने कांड कर ही दिया था। क्या होता अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स को पता चल जाता, क्या होता उसके फादर को पता चल जाता, तो क्या होता अगर विंग के साथ कुछ अनहोनी हो जाती। तो इसीलिए उन्होंने विंग के पीछे अपने बेटे को लगा ही रखा था। विंग को भी थोड़ा सा अननॉय तो फील होता था बट वो जानता था कि उसकी मदर यानी कि स्टेप मदर भले ही थोड़ी स्ट्रिक्ट है बट वो विंग से बहुत प्यार करती, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। और अभी ये सब याद करते ही विंग थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। उस दिन के बाद से उसने कभी भी इस औषधि को इस्तेमाल नहीं किया था बट आज उसे ये करना पड़ रहा है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता। शादी के बाद वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए वो अपनी बॉडी पे वो औषधि लगा लेता है और चोरी चोरी से चुपके चुपके से उस क्लैन से बाहर आ जाता है। उस क्लैन के गार्ड्स ने भी विंग को नहीं रोका था क्योंकि विंग को उन्होंने देखा नहीं था और विंग का फेरोमोन भी निकल नहीं रहा था। मतलब उन लोगों को लगा कि विंग एक बीटा है और बीटा को बाहर जाने से कौन ही रोकेगा। और विंग भी एक नौकर जैसा मतलब गरीबों जैसा कपड़ा पहना हुआ था तो सबको लगा विंग एक नॉर्मल पर्सन है तो उन्होंने विंग को जाने दिया। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर विंग चलते चलते उस जगह जाने लगता है जहाँ उसे जाना था, जहाँ उसकी मंजिल थी, विंग का सपना था वहाँ जाना। अब वो फाइनली वहाँ जा रहा है। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बस उनकी फैमिली को कुछ पता न चले, विंग बस यही सोच रहा था। पहले तो उसने सोचा था कि वो अपने भाई को मनाकर अपने फादर को अपने ग्रैंडपा को कुछ समझाएगा, वो उस कंपटीशन में जाने के लिए मनाएगा। बट अब वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो पक्का ही उसकी शादी हो जाएगी और उसका सपना धरा का धरा रह जाएगा। उससे अच्छा है कि शादी के पहले ही उसे अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए सपना और भले ही उसके लिए थोड़ा सा डांट पड़े तो डांट पड़ने दो। यही सोच कर विंग अब बाहर निकल गया था। पूरी रात भर विंग चलता ही रहा क्योंकि उसे पता था अगर सुबह हुई उनको पता चला तो वो तुरंत ही विंग को ढूंढने निकल जाएंगे और अगर विंग जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो वो उन्हें पकड़ भी लेंगे। इसीलिए विंग पूरी रात भर चलता रहा, हल्का सा भी उसने आराम नहीं किया। कुछ समय के बाद सूरज भी उग गया था, मतलब कि सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही विंग फाइनली राहत की सांस लेता है क्योंकि वो अपने क्लैन से दूसरे क्लैन आ चुका था। धीरे धीरे करके विंग आगे बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसे पता है कि उसे वैन क्लैन पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हाँ, वैन क्लैन में ही ये युद्ध कला का कंपटीशन हो रहा है। वहीं पर सिखाया जाता है और वहीं पर ही सभी क्लैन के क्लैन लीडर एक एक महीने के लिए आया करते हैं, अपने कला को सिखाया करते हैं। हाँ, एक महीने एक क्लैन का लीडर आता है, दूसरे महीने दूसरे क्लैन का लीडर आता है, तीसरे महीने तीसरा क्लैन का लीडर आता है। मतलब उनका ऐसा है कि 6 महीने का कंपटीशन होता है। 6 महीने वहाँ शिक्षा दी जाती है तो 6 महीने जितने भी महान योद्धा है वो अपनी जर्नी को, अपने पावर को, अपने कल्टीवेशन के पावर को, अपनी कला को दूसरे नॉर्मल इंसानों को बताए ताकि वो भी सीखे कि कैसे अपने आप को पावरफुल बनाना है, कैसे डीमन को हराना है। तो इसी कारण जितने भी महान कल्टीवेटर्स हैं वो उन्हें शिक्षा देते हैं और 1 महीने तक
वहाँ रहकर अपनी कला को दूसरों को देते हैं। फिर 1 महीने के बाद वो जाते हैं और दूसरे क्लैन के लीडर्स वहाँ आते हैं और वो दूसरे क्लैन के लीडर फिर 1 महीने सिखाते हैं, फिर दूसरा क्लैन का लीडर आता है और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। ये 1 साल 2 साल नहीं, हज़ारों साल हो गए हैं इस परंपरा को चलते और इसी क्लैन में ये होता है, मतलब कि वैन क्लैन में ही ये सिखाया जाता है और वैन क्लैन में ही सभी क्लैन लीडर आते हैं। और यहाँ पर वैन क्लैन में बुरा नहीं है, ओके, यहाँ सभी क्लैन अच्छे हैं और सभी क्लैनों में बुराइयां हैं, मतलब कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है, सभी लोग अपना अपना देखते हैं। बट जब बात आती है कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने की तो वो लोग एकजुट हो ही जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। पहला पार्ट आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में बताना। और हाँ, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, ओके। कल से मेन कहानी स्टार्ट होगी, कल से होगी हमारे विंग और वांग जी की मुलाकात और उनके प्यार की शुरुआत। तो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।